गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम हिस्ट्री क्लास चल रही है। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? गांधी जी के बारे में 7 अवज्ञा आंदोलन लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। 7 अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 7 अवज्ञा आंदोलन जो था, देखो उससे थोड़ा सा अगर पहले जाएँ तो पहले आप सबसे पहले क्या था? साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन से स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन, ठीक। साइमन कमीशन कब आया? 1927 को। 1927 को उसका क्या हुआ? गठन हुआ था। भारत में आया था 1928 को। ठीक, भारत में क्या 1928 को आया। साइमन कमीशन के उत्तर में, साइमन प्रत्युत्तर कह सकते हैं, साइमन कमीशन के आंसर में मोतीलाल नेहरू ने क्या दी थी? अपनी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट भी कब? 1928। नेहरू रिपोर्ट के उत्तर में उसने, जिन्ना ने क्या दिया था? 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला, ये कब? ये भी 1928 में, ठीक है ना, 1928 में। अब इसके बाद फिर गांधी जी ने, आपको याद होगा गांधी जी ने क्या कराया था? 11 सूत्री मांग दी थी अपनी। 11 सूत्री मांग किसको दी? इरविन को। 11 सूत्री मांग किसको दी? इरविन को, ठीक है। 1900 कब? 1930 को, ठीक है ना, 1930 को। 1928 के बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने किसकी घोषणा कर दी थी? पूर्ण स्वराज की, ठीक है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू डोमिनेंट स्टेट चाह रहे थे और जिसको अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उनकी नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया था, ठीक। अब 11 सूत्री मांग की आ जाओ। 11 सूत्री मांग किसने की थी? गांधी जी ने, इरविन से। इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांग नहीं मानी तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? दांडी मार्च। दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में। दांडी मार्च में जब गांधी जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा जनता मेरे साथ आ गई है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? 7 अवज्ञा आंदोलन। 7 अवज्ञा आंदोलन। 7 अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। 7 अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ये जो इस 1930 में जब गांधी जी 7 अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन, ठीक। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले में तो गांधी जी नहीं गए, गांधी जी गए थे किसमें? सेकंड में। गांधी जी ने किसमें भाग लिया? सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तीनों में भाग किसने लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे तो अच्छा, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किसकी बात की थी? सांप्रदायिक पंचांग। किसकी? सांप्रदायिक पंचांग की। सांप्रदायिक क्यूमिनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग। गांधी जी ने इसको मना कर दिया और भारत वापस आ गया, फिर से अपना 7 अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब इसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब होगी? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। और इसमें जो हमारे सांप्रदायिक पंचांग का मतलब क्या है? जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जातियों को यानी कि SC वाले लोगों को क्या दिया जाएगा? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने इसमें कितनी दी थी? 71 सीटें दी थी उन्हें, ठीक है। 71 सीटें दी थी SC को। अब गांधी जी को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि गांधी जब यहाँ से वापस आए थे तो अंग्रेजों ने पकड़ कर उनको कहाँ डाल दिया था? यरवदा जेल में, ठीक है। जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उनको जेल में डाल दिया था। तो जब जेल में डाल दिया तो गांधी जी ने जेल में क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दी। तो फिर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता, पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पूना पैक्ट, ठीक। कब हुआ? 1932 को। भाई पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, ठीक है। 1932 को क्या हुआ? पुनः पैक्ट हुआ। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे,
हम तुम्हें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देंगे, लेकिन सीटें कर देंगे 71 से कितनी, 148। कहाँ चला गया वो 71, 71 से कितनी कर देंगे, 148 सीटें। ठीक, फिर गांधी जी ने क्या किया, फिर गांधी जी ने इसके बाद जेल से बाहर आने के बाद क्या क्या किया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, 1932 में, ठीक है, गांधी जी ने की थी। तो इससे गांधी जी को अब जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे, गांधी जी को उनका साथ भी मिल गया। ठीक है, और जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में साथ दिया था, याद है ना, 22 नवंबर 1919 को, 22 नवंबर 1919 को जब उनकी खिलाफत आंदोलन की क्या हो रही थी, बैठक हो रही थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। ठीक, तो गांधी जी के साथ हर तरह के, हर धर्म के सब लोग जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना मुस्लिम लीग के बारे में बता देती हूँ कि कब उसकी स्थापना हुई, ये सब, क्योंकि आगे आपको मुस्लिम लीग आता रहेगा, है ना। यहाँ पे भी आपने देखा था कि मुस्लिम लीग कहाँ आया था, मुस्लिम लीग के बारे में, ये 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला, जिन्ना कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का ही था पार्टी का। ठीक है, लीडर मेन, आ जाओ। देखो, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसको ना एक तरफ पढ़ लेना बस थोड़ा सा। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी, आगा खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, जब भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, तो उस अधिनियम ने क्या किया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। जैसे अभी आपने एससी वालों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के यहाँ पे जो भी नीचे से ऊपर तक जिसका भी चुनाव होगा वो सब कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। वैसे ही वो एससी वालों को दे रहे थे। ठीक है, जिसको गांधी जी ने उसको मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। ठीक है, तो 1909 में क्या दे दिया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अब जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग तो खुश हो गई, मुस्लिम लीग तो खुश हो गई, लेकिन कांग्रेस का इनसे मतभेद हो गया। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। ठीक है, तो 1907 में, है ना, 1907 में मुस्लिम लीग के इनके बीच क्या हो गया था। देखो 1907 में क्या होता है, 1907 कांग्रेस का जो 1907 का वो है अधिवेशन, कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें अलग हो गए थे नरम दल, है ना, और गरम दल। नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। इसको कहते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। ठीक, अब 1909 के बाद कांग्रेस का मतभेद किससे हो गया था, मुस्लिम लीग से। अब तीन, कांग्रेस में भी एक विभाजन है, नरम दल अलग, गरम दल अलग, मुस्लिम लीग पहले से अलग है। इन तीनों एक साथ कब जुड़े, 1916 में। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी 1915 में आए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। और 1907 वाले की रास बिहारी बोस। ठीक है, चलो अधिवेशन हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग क्या था। फिर आगे चल के क्या होता है कि मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर कौन बन गया था, मोहम्मद अली जिन्ना बन जाता है। ठीक, इसमें एक दो क्वेश्चन जो अलग से आते हैं, जैसे कि जो द्विराष्ट्रीय की बात पहली बार किसने की थी, द्विराष्ट्रीय, तो मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने किसकी बात की थी पहली बार, द्विराष्ट्रीय की। ठीक है ना, द्विराष्ट्रीय की। और एक आता नाम रहमत अली, रहमत अली ने पाकिस्तान नाम रखा, यानी कि पाकिस्तान शब्द वर्ड यूज़ किया। ठीक है ना, पाकिस्तान। तो इसको ना अलग कोने में कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने उसी स्टोरी से आगे, है ना, आगे क्या होता है। ठीक है, इसको इस कोने में कर देते हैं, क्योंकि बस आपके दिमाग में रहे कि मुस्लिम लीग क्या है। ठीक, अब हमने देखो कहाँ पे छोड़ा था, हमने छोड़ा यहाँ पे, यानी कि 1932 तक। क्या हो गया, अच्छा भाग गया। ठीक है,
हमने कहाँ छोड़ा 1932 तक, है ना, ये सब हो गया 1932। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही क्या बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। ठीक है ना, क्या आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम को ही क्या कहा जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि बताया कि सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी से लिया गया 80%। ठीक, अब भारत शासन अधिनियम ने क्या किया, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया, जिसको बर्मा था पहला नाम, है ना, तो बर्मा को अलग कर दिया, यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया इस अधिनियम के तहत। लेकिन फाइनली वो अलग कब हुआ, 1937 में। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, टाइम तो लगता ही है। तो कब अलग कब हुआ था, 1937 में। लेकिन किसके हिसाब से हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये घोषणा हो गई थी कि म्यांमार अलग हो गया। ठीक, तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसके तहत 1937 में पहली बार क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए, है ना। 1937 में क्या हुए, पहली बार प्रांतीय चुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, प्रांतीय चुनाव हुए, पहली बार क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। 1937 में पहली बार क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। अब इस प्रांतीय चुनाव में, इस प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ, 8 सीटें, 10 में से 8 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने। 8 सीटें किसने जीती थी, कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें जीत पाया। मुस्लिम लीग कितने जीत पाया, सिर्फ 2 सीटें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसको लगा कि सब मुसलमान तो हैं, वो सब तो मुझे ही वोट देंगे। भाई उस टाइम पे जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो हिंदू और मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो इक्वल थी लगभग, है ना। तो इसको लगा मोहम्मद अली जिन्ना को कि सारे मुसलमान तो मुझे वोट देंगे, तो मुसलमान के पागल हैं, वो सभी मुसलमान तो ऐसे नहीं थे। ठीक, तो मुस्लिम, ये जो जिन्ना चाहता था, जिन्ना के दिमाग में पहले ही था कि इसको बवाल करना है, इसको कैसे ना पाकिस्तान चाहिए, अलग करना है ना। तो ये बात समझ आ गई। अब 2 में जब ये जीत गया, सिर्फ 2 में जीता, तो इसको अपनी औकात का पता चल गया मोहम्मद अली जिन्ना को। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब क्या हो। इसी टाइम पे देखो 1937 में ये प्रांतीय चुनाव हुए। जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के आसार दिखने लगे थे, है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के आसार दिखने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब से हो गया, 1939 से, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इससे लिंक करना है, फिलहाल इतना समझो बस। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ, 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1939 में। कहाँ से लिखना हम जिसको, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब से स्टार्ट हुआ, 1939 से, और कब तक चला, 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक चला। जब 1939 में ये वर्ल्ड वार चला तो इसने, अंग्रेजों ने क्या घोषणा कर दी, देखो इस टाइम पे जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो वायसराय कौन था, लिनलिथगो था। लिनलिथगो कौन था, लिनलिथगो था। ठीक है, क्योंकि आपने जब अभी पढ़ा था इरविन को पढ़ा था ना। इरविन कब था, जब ये 7 अवज्ञा आंदोलन आया था, सॉरी हाँ ये सब था, 7 अवज्ञा आंदोलन था, साइमन कमीशन था, इन सब के टाइम पे, यानी कि 1930-32 इनके टाइम पे कौन था, लॉर्ड इरविन था। बीच में कौन आया था, वेवेल आया था, है ना, सॉरी वेवेल नहीं, वेलिंगटन आया था। वेलिंगटन के बाद कौन है, लिनलिथगो। अब लिनलिथगो है, ठीक है ना। तो जब लिनलिथगो था यहाँ पे वायसराय, तो लिनलिथगो है। तो क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, यानी कि वायसराय ने क्या घोषणा कर दी कि भारत की तरफ से जो भारतीय 3 लाख सैनिक हैं, भारतीय 3 लाख सैनिक इंग्लैंड की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेंगे। कितने सैनिक, 3 लाख सैनिक, 3 लाख सैनिक, ठीक है। 3 लाख सैनिक किसकी तरफ से लड़ेंगे, इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, है ना, जर्मनी के खिलाफ। क्योंकि देखो जर्मनी और जापान एक थे, जर्मनी और जापान एक थे, ठीक है ना। और जर्मनी ने हमला किस पर किया था, पोलैंड पर, ठीक है। जर्मनी हमला किस पर किया था, पोलैंड पर। तो फ्रांस और कौन, इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड एक हो गए। और फ्रांस और इंग्लैंड ने किसको, मतलब लड़ाई किससे होगी फिर, जर्मनी से, पोलैंड को बचाने के लिए। इस तरीके से हुआ था, ठीक।
तो अंग्रेजों ने क्या घोषणा कर दी कि 3 लाख सैनिक भारतीय इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ, इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ। ठीक, अब इसकी सूचना ना तो कांग्रेस को है, कांग्रेस को पता ही नहीं। अब गांधी जी को दिमाग ठनक गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। गांधी जी ने कांग्रेस से पूछा कि तुमसे पूछा क्या, तो पता है कि 3 लाख सैनिक जा रहे हैं? नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं पता, 3 लाख सैनिक जा रहे हैं। ठीक, अब जब कांग्रेस को क्या लगा कि जब हमें हमारे होने पर हमने 8 राज्यों में अपनी सरकार बना ली, ठीक, फिर भी हमारी कोई पावर नहीं है, हम इसको नहीं रोक पाए 3 लाख सैनिकों को, तो क्या फ़ायदा हमारे इसमें सरकार बनाने का। तो सारे के सारे राज्यों से कांग्रेस ने क्या कर दिया, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, सबसे छोड़ दिया, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। और ये त्यागपत्र कब दिया था, ये त्यागपत्र दिया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक, इस कांग्रेस ने जब त्यागपत्र दिया तो इस दिन को मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। मतलब उनको मुक्ति कांग्रेस से चाहिए थी, उन्हें ना तो इसका कुछ था कि हमारे 3 लाख सैनिक जा रहे हैं मरने के लिए, है ना ये कि अंग्रेज ने हमें आज़ाद किया या फिर हम आज़ादी के लिए लड़े, नहीं, उन्हें मुक्ति किससे चाहिए थी, कांग्रेस से। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस बनाया। मुक्ति दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने क्या मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस। क्यों बनाया, क्योंकि कांग्रेस ने सारे राज्यों से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र क्यों दिया था, क्योंकि इनको बिना बताए इंग्लैंड ने क्या किया कि 3 लाख भारतीय सैनिकों को उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब जब ऐसा हो गया, 3 लाख सैनिक को शामिल किया, तो यहाँ पर देखो भारत में कौन है, लिनलिथगो वायसराय। भारत में तो वायसराय कौन है, लिनलिथगो। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन चुका था, विंस्टन चर्चिल। कौन बन चुका था, पीएम कौन था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल याद है ना, गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे जब कौन था, रैमजी मैकडोनाल्ड। तो विंस्टन चर्चिल कौन था, विपक्ष में था। तभी तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। ठीक है ना। अब पावर में कौन है, विंस्टन चर्चिल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ का, विंस्टन चर्चिल है। ठीक, तो कांग्रेस ने मुक्ति दिवस किसने बना दिया, मुस्लिम लीग ने बना दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि लिनलिथगो से कि मैं 21 दिन की भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। ठीक है ना, 21 दिन की मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। या तो मैं भूख हड़ताल कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, या फिर आप जो हमारे ये जो 3 लाख सैनिक जा रहे हैं इसको कैंसिल करो, सैनिकों को वापस बुलाओ। ठीक है, भारतीय सैनिकों को। हम नहीं लड़ेंगे भाई, हमारा क्या मतलब, क्यों लड़े, हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े या फिर तुम्हारे लिए लड़े। ठीक, तो गांधी जी किस पे चले गए, 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए। अब गांधी जी भूख हड़ताल पर तो चले गए, लेकिन ये जो विंस्टन चर्चिल था ना, विंस्टन चर्चिल दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था गांधी जी से। ये इतनी नफरत करता था गांधी जी से कि अगर ये नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, किसी ने गांधी जी का नाम ले दिया ना तो खाना छोड़ देता था। अब लिनलिथगो ने फिर किसको इन्फॉर्म किया, विंस्टन चर्चिल को, कि गांधी जी ने ये कहा है कि 21 दिन की भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ, वरना हमारे सैनिकों को आप वापस भेज दो। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि अगर गांधी जी मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो, गांधी जी मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो। ठीक है, इस कदर नफरत करता था ना विंस्टन चर्चिल। तो लेकिन विंस्टन चर्चिल ये गांधी जी ने नाक में दम करे रखा था। ठीक, अब 21 दिन की क्या थी, भूख हड़ताल। सोचो 21 भूख हड़ताल में क्या होता, मतलब अन्न यानी कि खाना नहीं खा सकते, आप पानी पी सकते हो, नींबू का ना, जो भी आपको एनर्जी दें, जैसे ग्लूकोज वगैरह नहीं पी सकते। ठीक है, तो पानी वानी पी सकते हैं। अब 15 दिन हो गए, कोई फर्क गांधी जी को कुछ हुआ नहीं। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल ने अलग से एक डॉक्टर की टीम भेजी थी ये चेक करने के लिए कि गांधी जी जिंदा किस पे हैं, वो एक्चुअल में पानी पर ही, पानी के में नींबू वगैरह डाल के उस पर ही जिंदा है या फिर वो ग्लूकोज तो नहीं ले रहे। तो वो ये सब चेक करने के लिए कि ग्लूकोज तो नहीं है, ये चेक करने के लिए विंस्टन चर्चिल ने क्या भेजा था, एक डॉक्टर की टीम भेजी थी। सोचो, ये चाह रहा था कि बस गांधी जी किस तरह से निकल लें। ठीक, अब जब गांधी जी की क्या हो गई, 21 दिन की भूख हड़ताल पूरी हो गई, तो 75-76 साल के इंसान
है ना, इतने बूढ़े आदमी, उनके ऊपर 21 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक, अब इससे तो भूख हड़ताल से तो कुछ हुआ नहीं, है ना, वेस्टर्न चर्च तो हिलने के लिए तैयार नहीं। अब गांधी जी ने क्या किया कि अब हम देखो, अब वर्ल्ड वार तो चल रहा है, जर्मनी दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था किसको, ब्रिटेन को। जर्मनी दौड़ा दौड़ा कर मारा था ब्रिटेन को। जर्मनी में कौन था, याद है, पता है ना सबको, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में कौन था, एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर ब्रिटेन वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। ठीक, अब गांधी जी को लगा ठीक है, ये ही अच्छा मौका है कि इनको घुटनों पर लाने का, अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड करना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि देखो, जैसे 7 अवज्ञा आंदोलन था, है ना, 7 अवज्ञा आंदोलन था, इसमें भी क्या था, पूरा अहिंसात्मक था, है ना, बिल्कुल प्यार से। इससे पहले कौन सा था वो, असहयोग आंदोलन, उसमें भी कुछ ऐसी अहिंसा नहीं थी। अब गांधी जी ने सोचा कि अगर कुछ ना कुछ बड़ा करने से पहले ना, यहाँ के लोगों के दिल से ना अंग्रेजों का डर निकलना चाहिए, भारतीयों के दिल से अंग्रेजों का डर निकल, क्योंकि अंग्रेज किस पर डराते थे कि उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, अंग्रेज इस पर तो डराते थे इंडियंस को। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, उसको कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह में का मतलब क्या था, इसमें करना था, गांधी जी ने अपने जो बढ़िया बढ़िया से लोग थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल होगी, सरोजिनी नायडू होगी, और आचार्य विनोबा भावे, है ना, इन सारे लोगों से कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, पहले जो तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, मजिस्ट्रेट, है ना, उसका जो ऑफिस वगैरह है, उसमें जाके पहले अपनी डिटेल दो कि मैं कल को, एक दिन पहले आपको बताना है कि मैं कल को यहाँ पर भाषण देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब भाषण जो देना है इस तरह का देना है कि बस लोगों के दिल में एकदम आग लग जाए अंग्रेजों के खिलाफ, कि अभी कोई दिख जाए ना तो गोली से उड़ा दे, इस तरीके का भाषण देना है, ठीक है। फिर जब अंग्रेज आएंगे तो आपको खुद से कह देना कि चलो लो लेके चलो हम जेल में, चलो। अब खुद से गिरफ्तारी देनी है, ठीक। तो इस तरह से सबसे पहले कौन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सबसे पहले गांधी जी ने किसको भेजा था, विनोबा भावे को भेजा था। किसको, विनोबा भावे को। इन्होंने ऐसे ही किया। अब सारे के सारे लोग, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई पुणे में, कोई चेन्नई में, कोई वहाँ पे उत्तराखंड में, किसी यूपी में, ठीक है ना, लखनऊ में, इस तरह से हर जगह सब लोग फैल गए। सबको ऐसे ही करना था कि एक दिन पहले इन्फॉर्म करो, है ना, कि अगले दिन हम भाषण देने वाले हैं, भाषण दो और खुद से अपनी गिरफ्तारी दे दो। अब गिरफ्तारी तो दे दी, अब उनको छुड़ाने वाले कौन थे, गांधी जी। भाई इतने बेहतरीन वकील थे, क्योंकि आपने देखो मारधाड़ तो की नहीं है ना, कोई भी आपने अहिंसा नहीं की, तो आराम से गांधी जी सबको छुड़ा लेते थे। अब लोगों को लगा भाई ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत आसान काम है, भाई जेल जाना, जेल से आना तो बहुत ईजी है। लोगों के दिल से ना अंग्रेजों का डर खत्म होने लगा, बिल्कुल खत्म, ठीक है ना। सबसे पहले किसको भेजा था, विनोबा भावे को। क्वेश्चन पूछता है ये, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, ये तो क्लियर है, महात्मा गांधी ने किया, ठीक है ना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे बने, ठीक है ना। पहले कौन बने, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ऐसा आगे, फिर इसके सेकंड नंबर पर कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग थे, अब सारे तो याद करें, सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 याद कर लो। पहले कौन, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ऐसे सब थे ना। तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों के दिल से अंग्रेजों का डर ना खत्म होने लगा, कि उन्होंने सोचा भाई तो बहुत आसान काम है, जेल में जाओ, गांधी छुड़ा देते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। जब डर लोगों के दिमाग से ख़त्म हो गया, ठीक है ना, अब गांधी जी को लगा कि अब है बिल्कुल सही टाइम कोई बड़ा आंदोलन करने का। अब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, अच्छा आंदोलन से पहले देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था, 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला, 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1942-40 को था, हाँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 में चला था भाई। 39 का तो आपने पढ़ लिया, सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो, गांधी जी ने भूख हड़ताल की, वो सब पढ़ लिया, ठीक है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। अब जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया तो हमारे जो इंडियन सैनिक थे वो इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि भाई अपने देश के लिए लड़ना एक अलग ही बात होती है, दूसरे के लिए कोई लड़ लेगा क्या, तो वो तैयार नहीं थे, ठीक है ना। जैसे उनको लड़ना चाहिए वो लड़ ही नहीं रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। तो लिलितगो ने क्या लेकर आया, लिलितगो लेकर आया क्या, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना।
इतना तो क्लियर है आपको, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा एक चीज़ और, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम एक दूसरा भी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है नाम? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो मैंने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी का ही है। मैंने इसका गलत कर, मैं सोच रही भारत छोड़ो नारा ही तो गांधी जी कहते सब कुछ है ना। इसका नाम है दिल्ली चलो आंदोलन, सॉरी दिल्ली चलो आंदोलन। क्योंकि दिल्ली चलो नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो नारा, अगर नारे की बात करें तो नारा किसका? सुभाष चंद्र बोस का। इसका नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। इसका दूसरा नाम क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। और दिल्ली चलो नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी आगे पढ़ाएंगे, क्लियर। अब ये सब हो गया है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। अब लिनलित को क्या लेकर आया? अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव लाया ये 1940 में, 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940। कौन लेकर आया? लिनलित को, लिनलित को, ठीक है। इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि देखो आप हमारी द्वितीय विश्व में भाई हम बहुत पिट रहे हैं, है ना। जर्मनी दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है हमें, आप ऐसा करो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, है ना। और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं ना। हम क्या करेंगे कि आप, अगर आपको अपना संविधान खुद से बनाना है ना, तो हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, है ना। दूसरा कि जो वायसराय का जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम भारतीयों को रखेंगे, ठीक। तीसरे कि एक सलाहकार परिषद बनाई जाएगी जो उसमें सब भारतीय होंगे, ठीक है ना। आप हमें सलाह दे सकते हो, क्लियर। एक सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक। और क्या हो गया? वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ठीक। तो ये सारी घोषणाएं किसमें थी? अगस्त प्रस्ताव में। हाँ, और दूसरी चीज़ डोमिनियन स्टेट, क्या आपको डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, यानी कि राज्यों की स्वायत्ता, है ना। वो डोमिनियन स्टेट तो आप समझते हैं कितनी बार हो चुका है ना। तो डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या हो गया अगस्त प्रस्ताव में? एक तो डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, है ना। दूसरा कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या हो जाएगा? कार्यकारिणी परिषद। कारिणी परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे? भारतीय लोग हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग। और एक सलाहकार बना जाएगा, संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है ना, संविधान सभा। और एक सलाहकार परिषद बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस में था? अगस्त प्रस्ताव में था। अब डोमिनियन स्टेट का नाम सुनते ही नेहरू जी कूद पड़े। उन्होंने कहा अच्छा अब लेगा है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की मेरे अब्बा ने बात कब करी थी? 1928 में, तब तो आपने माने नहीं। अब भाड़ में जो डोमिनियन स्टेट, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कब कर दी थी? 1928 के बाद, तुरंत बाद 1929 में, ठीक है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, क्लियर। तो ये सारी की सारी मांगों को कांग्रेस ने मना कर दिया कि हमें नहीं। तो अगस्त प्रस्ताव को माना गया क्या? नहीं माना गया। अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया, ठीक। अब अगस्त प्रस्ताव को जब नहीं माना गया तो ये 1940 में ना, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव कैंसिल। अब इसके बाद एक दूसरा प्रस्ताव आता है 1942 में, कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव कौन सा है फिर? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, है ना। ये तो हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, देखो अब क्या है? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है ना। क्रिप्स प्रस्ताव, देखो
जब इनके ऊपर क्या चल रहा था कि ये वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था, है ना, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो विंस्टन चर्चिल जो था, विंस्टन चर्चिल बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो महात्मा गांधी से समझौता करे। लेकिन विंस्टन चर्चिल के ऊपर ना इंटरनेशनल प्रेशर आया। क्यों आया? क्योंकि जो जापान था, है ना भाई, जापान किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। और जापान सिंगापुर तक पहुंच चुका था, फिर वो म्यांमार पर कब्जा करता। और सिंगापुर जापान से समझौता किसने कर लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हम इसको अलग से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जापान से समझौता किसने कर लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के मेन क्या थे? लीडर थे। तो सुभाष चंद्र बोस से समझौता कर लिया था। और अंडमान निकोबार तो गिफ्ट में मिला था सुभाष चंद्र बोस को। किसने दिया था? जापान ने। अब जापान का क्या कहना था कि तुम यहाँ से इंग्लैंड वाले को भगा दो, ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे इंडियंस को। तो जापान पूरी मदद कर रहा था, भारत की मदद करने के लिए तैयार था। और सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल जापान से उन्होंने समझौता कर लिया था। ठीक, तो इस वजह से एक तो रशिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, है ना, रशिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, इन तीनों ने किसको कहा? इंग्लैंड को, कि तुम गांधी जी से समझौता कर लो, कि गांधी जी को हल्के में मत लेना। क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो पक्का पहले से पता था कि जो इसने अब दूसरे देश में तरह तांडव मचा के गया है, तो अपने देश के लिए वो क्या करेगा। भाई गांधी जी कितने साल रहे साउथ अफ्रीका में, मैंने आपको पढ़ाया कितने सारे उन्होंने वहाँ पे आंदोलन करे थे। ठीक, तो जब ऐसे इंटरनेशनल प्रेशर आया, तब किसने? विंस्टन चर्चिल ने अपने एक बहुत ही करीबी था, कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा भारत। अब स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर आया क्या? क्रिप्स प्रस्ताव। अब इसने जाके सबसे पहले किससे मिला? गांधी जी से, मतलब मेन तो वही थे। तो किससे मिला? गांधी जी से जाकर मिला। और गांधी जी से इन्होंने कहा कि देखो हम आपको क्या दे देंगे, आप हमारी बात मान लो, हमारा इसमें साथ दे दो, अपने सैनिकों को भेज दो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो वही चीज़ जब वो दोहराने वाला ही था, यानी कि बात उसकी पूरी नहीं हुई, अभी उसकी बात पूरी नहीं ना, उसे चाय नाश्ता कुछ नहीं। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम अगस्त प्रस्ताव की बात को ही दोहराने आए हो तो पहले जहाज से ही वापस लौट जाओ। किसको बोला था? स्टेफोर्ड क्रिप्स को। अब स्टेफोर्ड क्रिप्स तो भैया समझ गए कि हाँ सही क्या भाई, विंस्टन चर्चिल सही है वो गांधी जी से समझौता, उसको विंस्टन चर्चिल को पता है कि वो करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब फिर बैठ के बात होती, चलो बताओ क्या क्या है मतलब तुम्हारे इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसने स्टेफोर्ड क्रिप्स ने जो अगस्त प्रस्ताव में था ना, सेम टू सेम वही दोहरा दिया। क्या आपके लिए संविधान सभा बनेगी, ठीक है, अपना संविधान आप खुद बनाना, और एक आपको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, सब आपसे आपके लिए एक सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। और क्या होगा, ये जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद यानी कि मंत्रिमंडल, ये सब जो होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप किसको? हम भारतीयों को रखेंगे। ठीक है, और इसने एक बात और कही क्रिप्स प्रस्ताव ने, कि जो लोग अलग देश बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये इशारा किसको था? मुस्लिम लीग को। अब मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग तो खुश हो गई। ठीक है, अब कांग्रेस वालों को तो गुस्सा आ गया। कांग्रेस अब इस क्रिप्स प्रस्ताव को, क्योंकि सेम टू सेम किसका कॉपी पेस्ट था? अगस्त प्रस्ताव का। तो गांधी जी ने क्या कहा इसको, क्रिप्स प्रस्ताव को? गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। क्या है ये? पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट, ये जो आप लेकर आए हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि इसको तुम कभी भी भुना सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। बराबर में कौन बैठे थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा, जैसे गांधी जी बोले ना कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, बराबर में जवाहरलाल नेहरू उठे, और जिसका बैंक भी दिवालिया हो चुका है जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात पूरी कर दी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट पूछता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। और इसमें अगर आप क्या जोड़ दो, जिसका बैंक क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, जिसका बैंक दिवालिया, मतलब मिलेगा दिवालिया हो चुका है। ठीक है, ये किसने कहा था? नेहरू जी ने। ये किसने कहा था? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। अब स्टेफोर्ड क्रिप्स भी चलती है भैया, वापस जाके बता दिया पूरा हाल विंस्टन चर्चिल को, है ना। तब इसको पता चला क्रिप्स, इसको स्टेफोर्ड क्रिप्स को, अच्छा विंस्टन चर्चिल इसलिए इतनी नफरत करता है गांधी जी से, पता है उसको कि पूरा भारत में तांडव किसने मचा रखा है? गांधी जी ने।
अब गांधी जी ने जो ये क्रिप्स प्रस्ताव को पर गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि इसी का कॉपी पेस्ट लेकर आया, तो आया ही क्यों सेम बात लेके दोबारा। अब गांधी जी ने क्या किया, ये देखो 1942 की बात थी, सॉरी 1940 में, तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में आया था, ठीक है, 1942 में आया था। अब गांधी जी ने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे इंग्लैंड वालों को, अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने अब क्या चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन। अब निकलो यहाँ से, अब भैया बहुत हो चुका, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन, देखो डेट देखा ना, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या है? सेम 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942, ठीक 2 साल बाद, अगस्त प्रस्ताव के ठीक 2 साल बाद गांधी जी ने क्या चला दिया फिर? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। इस भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा, करो या मरो। अच्छा, करो या मरो का नारा इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पे ना, जैसे म्यांमार पर तो कब्जा किसका हो गया था? जापान का हो गया था। और एक कुछ बाढ़ थी ना, बाढ़ आ गई थी कहाँ? बंगाल वाले एरिया में। तो बंगाल वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी, यानी कि फसल तो सब बर्बाद हो गई है ना। बंगाल वाले एरिया में फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। जब फसल बर्बाद होगी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हजारों आदमी सड़कों पर ऐसे बिछे हुए थे, भूख से मर गए थे। इतने लोग मरे थे वहाँ पे, बंगाल में बहुत लोग मरे थे, ठीक है। तो अब ये भाई यहाँ पे गवर्नमेंट शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो उनको क्या मतलब है भाई, भारतीयों को कुछ भी हो, मरे हैं जी, उनको तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनके लिए मतलब कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया था कि बाहर से कुछ उनके लिए खाने के लिए कोई अनाज वगैरह एक्सपोर्ट करते, कुछ नहीं। तब गांधी जी के दिमाग में क्या आया था? थोड़ा सा हिंसा। तब गांधी जी ने क्या दिया था नारा? करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने इसमें साथ दिया था, यानी कि जितने भी आंदोलन हुए उन सभी आंदोलन सबसे ज़्यादा किस में थी? महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन में थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन देखो, पहले से ही इसका जो होता है ना कि बेस, भारत छोड़ो आंदोलन का बेस किससे तैयार हो गया था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, दिल्ली चलो आंदोलन, इसका बेस गांधी जी ने उससे तैयार कर लिया था। लोगों के दिमाग में अंग्रेजों का बिल्कुल डर नहीं रहा, बिल्कुल भी। और दूसरा, ये जो है इंग्लैंड वाले जो थे वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, यानी कि उधर हम जर्मनी को देखें, इधर ये गांधी जी नहीं संभल रहे, उधर सुभाष चंद्र बोस उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना ली, ठीक। तो चारों, और फिर दूसरा क्या, एक कौन थे वो, उनका नाम जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसमें आएंगे आगे, ठीक है। तो सारे के सारे लोग जो थे, मतलब अंग्रेजों को क्या हो रहा था? चारों तरफ से दिमाग खराब हो रहा था, इसको संभाले, इसको संभाले, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, तब कांग्रेस ने मना किया था गांधी जी से, है ना, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि अब क्या चल रहा है कि अंग्रेज जो हैं बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहाँ है? एक तो हमने क्रिप्स प्रस्ताव को वापस भगा दिया, ठीक है, इनकी कोई बात नहीं मानी, और दूसरी चीज़ के वर्ल्ड वार चल रहा है, तो आप अभी मत करो, पता चला हम सब पिट आ जाएं, हमें पकड़ के डाल दें जेल में। तो ये सब क्या कर रहे थे? कांग्रेस वाले भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मना कर रहे थे। अब जब वो मना कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू भाई उन्होंने मना किया मेनली, तो गांधी जी ने सबके सामने कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा कौन तैयार करेंगे? जवाहरलाल नेहरू तैयार करेंगे। कौन तैयार करेंगे? जवाहरलाल नेहरू तैयार करेंगे। यानी कि एक तो कहाँ तो वो उसको मना कर रहे हैं कि इसको करो ही मत, और कहाँ फिर इसका जो पूरा रूपरेखा कि किस तरह से हमें करना है ना, वो कौन तैयार करेंगे? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस टाइम पे कहा था कि आज मैं दो धारी तलवार से लड़ने जा रहा हूँ, यानी कि इधर भी मेरा दिमाग खराब होता है, इधर भी मेरा सर कटता है, इधर भी सर कटता है, ठीक। तो क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? आज मैं 2 धारी तलवार से लड़ने जा रहा हूँ, ठीक। एक चीज़ और आती है, एक दूसरा स्टेटमेंट है, जब ये सब मना कर रहे थे कांग्रेस वाले भारत छोड़ो आंदोलन को, वो कह रहे थे कि अभी सही टाइम नहीं है ना, आप इसको थोड़ा डिले कर दो। लेकिन गांधी जी को पता था कि सही टाइम यही है अंग्रेजों को दौड़ा कर मारने का, ठीक। तो वो तो मना कर रहे थे, तो फिर गांधी जी ने कहा था कि अगर तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना तो मत हो, ठीक है ना।
और मेरे में इतनी ताकत है कि मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से ना कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना के तैयार कर दूंगा। ठीक है ना, क्या कहा था, एक मुट्ठी बालू से यानी कि रेत से, मैं भारत की एक मुट्ठी रेत से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना दूंगा। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं, बात भी ठीक थी भाई। कहता ना कि जहाँ से हम खड़ोगे लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, और गांधी जी का क्या था, जहाँ गांधी जी खड़े हो जाएं आंदोलन वहीं से स्टार्ट होना था। भाई इतने सारे आप अब तक, जब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ अब तक आप गांधी जी ही पढ़ रहे हैं, और अभी तो आगे आपको भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह से आगे तक गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है। क्या किसी और के बारे में आप इतना लंबा चल सकते हैं? नहीं, एक लेक्चर में ख़त्म है ना, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा था गांधी ने, एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन में खड़ा कर सकता हूँ। अब जब वो एग्री हो गए है ना, तो फिर इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए किसको कहा था, जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि मैं आज 2 धारी तलवार से लड़ने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये सारा आपको क्लियर है ना। इसमें तो अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ था, कितने सारे नेता कहाँ कहाँ से थे, है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।